Hello everyone. Hello and welcome to UGC Net Economics. तो आज के इस सेशन में हम जो है हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हायर एजुकेशन के अंडर, वो सारी चीजें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। आज जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, हायर लर्निंग की इवोल्यूशन कैसे हुई और जो है रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद हायर हायर लर्निंग या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए और रिसर्च को किस तरीके से देखा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सारी चीजें हम डिस्कस करें। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे देखिए एंशिएंट The ancient education system was characterized by a focus on holistic development encompassing moral, spiritual, intellectual growth. तो जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था वो ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता था, जिसमें कि मोरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को देखा जाता था लर्नर्स के। ठीक है, द की इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इंक्लूड्स, यहाँ पे देखिए जो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट थे वहां पे एंशियंट इरा में क्या था, गुरुकुल सिस्टम या फिर आश्रम थे। ठीक है, तो उस सिस्टम में क्या होता था, दीज वेर रेसिडेंशियल स्कूल्स वेर स्टूडेंट्स ब्रह्मचारी, जिसको कि हम ब्रह्मचारी भी बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी बोला जाता था उस इरा में। स्टूडेंट्स एज ब्रह्मचारियंस लिव्ड विद देयर गुरु और टीचर्स एंड रिसीव एजुकेशन थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, मेमोराइजेशन एंड क्लोज पर्सनल इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग कैसे दी जाती थी, रेसिडेंशियल मोड में, जहाँ पे कि स्टूडेंट या फिर ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह के टीचर्स के साथ जो है सारी चीजें ओरली ट्रेडिशनल वे में मेमोराइजेशन के थ्रू और जो है क्लोज पर्सनल इंटरेक्शन, टीचर के साथ जो है आपस में फेस टू फेस बात करके सारी चीजें सीखते थे। ठीक है, देन फिर आया हमारा पे देखिए फोकस, इस एजुकेशन सिस्टम में फोकस किस चीज पे था, द करिकुलम इज सेंटर्ड ऑन द वेदस, उपनिषद, शास्त्रस, स्क्रिप्चर्स, दर्शनस, फिलोसॉफी दैट इज एंड डिसिप्लिन लाइक वेदांगस, ऑक्सिलरी साइंस ऑफ वेदस। तो वेदांगस जो है वो वेद का जो है ऑक्सिलरी साइंस है, एक हेल्पिंग साइंस है वेद को समझने के लिए। लॉजिक, ग्रामर, एथिक्स, मिलिट्री साइंसेस, यहाँ पे जो है हमें जो है धनुर्विद्या भी प्रदान की जाती थी, जिसको कि हम बोलते हैं मिलिट्री साइंस। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे जो है फोकस था एंशिएंट एजुकेशन के इरा में। एक्सेस इनिशियली ओपन बट लेटर बिकम प्राइमरीली डोमिनेटेड बाय द ट्वाइस बर्न कास्ट। तो देखिए पहले केवल ब्राह्मण लोगों को जो है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का अधिकार था, लेकिन बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये सारे आ गए इसके अंदर और सारे जो है इस एजुकेशन सिस्टम को डोमिनेट करने लगे। ठीक है, बाद में सबके लिए अवेलेबल हो गया, एक्सेप्टिंग द शूद्रस, शूद्र जाति के लोगों को यहाँ पे एक्सेस नहीं था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों को शिक्षा दी जा रही थी उस इरा में। ठीक है, देन मोनेस्ट्री एंड विहारास। मोनेस्ट्रीज की बात करें तो सिस्टम यहाँ पे देखिए कैसा था, सेंटर्स ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, द बुद्धिस्ट महाविहारास डेवलप इनटू लार्ज रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का जो है महाविहारास जिसको हम बोलते हैं वो एक लार्ज रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में आगे जाके कन्वर्ट हो गया। इंक्लूसिविटी, यहाँ पे किन किन को पढ़ने की आजादी थी, किन किन को अधिकार था, जनरली मोर ओपन टू पीपुल फ्रॉम ऑल कास्ट, अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन लैंड्स लाइक चाइना, तिब्बत, नेपाल। तो यहाँ पे
चाइना, तिब्बत, नेपाल तक के स्टूडेंट आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे उस मोनेस्ट्री और बिहाराज सिस्टम। अभी हम जानेंगे मेजर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज और महाविद्यालय, क्या क्या मेजर यूनिवर्सिटीज थे एंशिएंट इरा में, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। वहां पे एक रेसिडेंशियल मोड में जो है स्टडी हो जाती होती थी और थाउजेंड्स के संख्या में, मतलब हजारों स्टूडेंट्स वहां पे आके एनरोल होते थे और एक सिस्टम चलता था उस टाइम पे भी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन है, फिर लोकेशन अभी के टाइम में कहाँ पे वो स्थित है, की पीरियड कौन से ईरा में वो एस्टेब्लिश हुआ था, कब तक चला, अभी भी चल रहा है वो, ठीक है, रिवाइव करने के बाद। की फीचर्स और फोकस एरिया, कहाँ कहाँ पे उनका उन उन इंस्टीट्यूशन में किस चीजों पे फोकस था स्टडी का। तो सबसे पहले तक्षशिला और तक्षशिला ये अभी स्थित है रावलपिंडी पाकिस्तान पे, जो कि 6th सेंचुरी बीसीई से लेकर 5th सेंचुरी सी तक उस पीरियड में जो है अच्छे से फंक्शनिंग था। कंसिडर द ओल्ड यूनिवर्सिटी फेमस फॉर मेडिसिन, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी था, सबसे पहला यूनिवर्सिटी और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में तक्षशिला को जाना जाता है, जिसमें कि जो कि किस चीज के लिए फेमस था, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री साइंस एंड अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन, लॉ, ठीक है, मेडिसिन, लॉ और जो है मिलिट्री साइंस, अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता था। फिर नालंदा, जो कि अभी बिहार में स्थित है इंडिया में, 5th सेंचुरी सी से लेके 12th सेंचुरी सी तक ये नालंदा यूनिवर्सिटी फंक्शनल थी। फिर बाद में बख्तियार खिलजी के थ्रू इसको डैमेज कर दिया गया, फिर बाद में उसको रिवाइव किया गया था, ठीक है, तो वो फिर से अभी फंक्शनल है बिहार में। द रिनाउंड बुद्धिस्ट महाविहारा is a major center for Buddhist studies, logic, grammar, astronomy, had a vast library called धर्मगुंज। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट महाविहारा है ये, और बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए ये बहुत फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कि लॉजिक, ग्रामर और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ाई जाती थी, ठीक है, ज्योतिर्विद्या, ज्योतिषी विद्या, एस्ट्रोनॉमी। हैड ए वास्ट लाइब्रेरी कॉल्ड धर्मगुंज, तो धर्मगुंज वहां का एक बहुत बड़ा विशाल लाइब्रेरी था, ठीक है, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को हमें मिलती है। देन विक्रमशिला, विक्रमशिला अभी के टाइम पे भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है, 8th सेंचुरी सी से लेके 12th सेंचुरी सी तक ये भी फंक्शनल था। वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द पाला एम्पायर। तो यहाँ पे विक्रमशिला जो है एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सेंटर था, कब के टाइम पे, पाला एम्पायर के टाइम पे ये एस्टेब्लिश हुआ था विक्रमशिला, एंड फोकस्ड ऑन वज्रयान, तांत्रिक विद्या और लॉजिक के ऊपर जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। देन वल्लभी, गुजरात इंडिया में स्थित है अभी के टाइम पे, 600 सी से लेके 1200 सी तक ये फंक्शनल था एंशिएंट एरा में। A prominent center for Hinian Buddhism and also offer training in secular subjects and it rivaled Nalanda. नालंदा के साथ ये कॉम्पीट करता था उस जमाने में, ठीक है, नालंदा और वल्लभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे 600 सी से लेके 1200 सी के बीच में, जहाँ पे कि हिनियन बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता था, उसकी स्टडी की जाती थी और सेकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी, और नालंदा का ये कॉम्पिटिटर था। उदांतापुरी अभी के टाइम पे बिहार इंडिया में स्थित है, 8th सेंचुरी सी में भी ये फंक्शनल था, सेकेंड ओल्डेस्ट महाविहारा आफ्टर नालंदा, नालंदा के बाद बुद्धिस्ट स्टडी का एक जो है सेकेंड ओल्डेस्ट महाविहार था, ए सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो यहाँ पे किस चीज के लिए जाना जाता था, बुद्धिज्म के स्टडी के लिए, जैनिज्म और हिंदुइज्म के लिए उदांतपुरी जो यूनिवर्सिटी थी वो फेमस थी। देन शारदा पीठ, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में अभी स्थित है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, तो शारदा पीठ वहां पे स्थित है। 6th सेंचुरी सी से लेकर 12th सेंचुरी सी तक ये चला। ये प्रोमिनेंट टेम्पल, यूनिवर्सिटी एंड एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये टेम्पल के रूप में जो है शारदा पीठ को एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में माना जाता था, ठीक है। तो टेम्पल यूनिवर्सिटी अगर बोला जाए कौन सा था एंशिएंट एरा में, तो वो शारदा पीठ, ठीक है।
तो इसको अच्छे से आप जो है एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना। देन उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सिंस 1947। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या फिर हायर लर्निंग और रिसर्च में क्या क्या मेन चीजें इंट्रोड्यूस की गई उनको हम अभी स्टडी करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एन accessible quality technical oriented higher education system to serve national development goals. This evolution is marked by several key phases, policies and the establishment of regulatory and specialized institutions. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फाउंडेशनल पीरियड 1947 से लेकर 1968 के टाइम को हम फाउंडेशनल पीरियड बोलते हैं। तो उसी फाउंडेशनल पीरियड में क्या हुआ, कमीशन आई। कौन कौन सी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन सबसे पहले आया, राधा कृष्णन कमीशन 1948 से 1948-49 में, ठीक है। रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की को सेटअप करने की रिकमेंडेशन किसने दी थी, कौन से कमीशन ने, राधा कृष्णन कमीशन ने। इट एम्फसाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन, जनरल, लिबरल एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। तो ये जो है हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को जो है डिफाइन करता था यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। भी जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है रेगुलेट करता है। इसके बाद जो है अभी एनईपी के अंदर जो है हायर एजुकेशन कमीशन को मतलब रेगुलेट करने के लिए एक और संस्था आ गई है, HECE, ठीक है। तो वो अभी जो है फंक्शनल होगा। तो फिर इट एम्फसाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन, जनरल, लिबरल एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के बारे में जो है वहां पे राधा कृष्णन कमीशन के थ्रू जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की स्थापना हुई उन सारी चीजों के ऊपर ये ध्यान देता था। देन फिर कोठारी कमीशन 1964 से लेकर 66, कोठारी कमीशन रिकमेंडेड a uniform 10+2+3 pattern of education and suggested investing 6% of national income on education। तो कोठारी कमीशन ही था जिसने सजेस्ट किया था कि हमारा जो है नेशनल जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए बोल के राधा कृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। देखिए 6% यहाँ पे बोला गया, 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड बी इन्वेस्टेड और शुड बी इनकर्ड टुवर्ड्स दी एजुकेशन, एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 6% ऑफ नेशनल इनकम की जो है एक्सपेंडिचर मांग की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ की अगर बात करें, फोकस ऑन क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड, जैसे कि IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एस्टेब्लिश फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट वाज IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1951 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पर। देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस and other medical colleges also established at that time. Then University Grant Commission established as a regulatory body in 1956 to coordinate, determine and maintain standard of university education और higher educational institute, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी कॉलेजेस है सबको रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी 1956 में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। देन रिसर्च बॉडीज, और भी बहुत सारे रिसर्च बॉडीज थे जिसको कि 1958 में एस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसर्च बॉडीज लाइक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस बट एक्सपांडेड, ये प्री इंडिपेंडेंस से एस्टेब्लिश हुआ था लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद जो है इसको और ज्यादा एक्सपांड कर दिया गया, इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। एंड देन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO भी 1958 में एस्टेब्लिश किया गया। फिर सेकेंड फेज में क्या हुआ, पॉलिसीज और एक्सपांशंस देखने को मिले हायर एजुकेशन और या फिर हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि 1968 से लेके 2000 तक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 आया, ठीक है।
1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन रिपोर्ट। ये किस पे बेस्ड था? कोठारी कमीशन रिपोर्ट पे बेस्ड था। इट वाज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी एम फॉर रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन के लिए मतलब जो पहले से पुरानी व्यवस्था थी एजुकेशन की ट्रेडिशनल को थोड़ा सा जो है यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रक्चर किया गया, एक रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 1968 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट क्या है? जो आ, तो यहाँ पे देखिए 42nd अमेंडमेंट फिर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि एजुकेशन यहाँ पे कि 1976 में एजुकेशन वाज शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द concurrent list of the constitution allowing both central and state government to legislate on the subjects। तो एजुकेशन जो था पहले एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या किया गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तहत जो है एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, जिससे कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर नियम कानून बना सके, लॉज बना सके एजुकेशन के लिए। ठीक है, देन एनईपी 19 एनपीई 1986 दूसरा एजुकेशन पॉलिसी जो था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वो 1986 में आया, और बाद में जाके इसको रिवाइज भी किया गया 1992 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए जब रिवाइज हुआ तो उस टाइम क्या किया गया, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में नहीं था। लेट्स स्ट्रेस ऑन रिमूविंग डिस्पैरिटीज, और किस चीज पे स्ट्रेस दिया गया, डिस्पैरिटी दूर करने में, मतलब असमानता, इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को इक्वलाइज किया गया, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी को रिजर्व दिया गया, मतलब जो जिनको रिजर्व की दरकार है या फिर जो मार्जिनलाइज्ड या फिर माइनर कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनके लिए जो है एजुकेशन को और भी एक्सेसिबल कर दिया गया, और इक्वलाइज्ड अपॉर्चुनिटी दी गई एजुकेशन के अंदर। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिफिकेशन। इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिफिकेशन मतलब स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे जो है इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, मैनेजमेंट लर्निंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को सेटअप किया गया। देन द ग्रोथ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्रोलिफरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन। तो अभी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जो है डिक्लेरेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए, जिसके अंदर की प्राइवेट प्लेयर्स और जो प्राइवेट सेक्टर्स भी क्या करें, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, देन एक्सपांशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी व्हिच इज सेट अप इन द ईयर 1985। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब आया, 1985 में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, टू प्रमोट द डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन को जो है इसके थ्रू सारे अक्रॉस इंडिया, पान इंडिया जो है यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट किया गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ठीक है, देन फेज थ्री लिबरलाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस 2000 से लेके अभी तक प्रेजेंट के टाइम पे लिबरलाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस पे जोर दिया गया, मतलब एजुकेशन को और फ्लेक्सिबल बनाया गया और क्वालिटी के ऊपर जो है फोकस किया गया। क्वालिटी एश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो नाक जब आया एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन टू असेस एंड एक्रेडिट द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स रेस्पेक्टिवली। तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर साइंस जहां पे पढ़ाया जाता था, उन इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता था उनको क्वालिटी एश्योरेंस। और नाक जो है जितने भी यूजीसी के थ्रू रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट थे उन सबको नाक का जो है सर्टिफिकेशन या फिर एक्रेडिटेशन मिलता था क्वालिटी के बेसिस। ठीक है, फोकस ऑन रिसर्च, ट्रस्ट ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड प्रमोटिंग इनोवेशन। तो
क्वालिटी ऑफ रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया गया इसके थ्रू। डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए, लॉन्च ऑफ वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं, मास ओपन, एसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मूक, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, नेट एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनडीएलआई को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव के थ्रू। देन फिर आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एम्स फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन ऑफ 50% बाय 2035। तो 2035 तक हमें जो है हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ग्रो करना है, ये एम रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। and proposes to shift towards multidisciplinary institution and a move towards single point regulation from all higher education for all higher education excluding legal and medical, legal और medical education को छोड़ के कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको रेगुलेट करने के लिए एक और बॉडी एस्टेब्लिश की गई HECI, जैसे कि मैंने अभी बताया था, बाय द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है अभी रिप्लेस करेगा यूजीसी को इस चीज पे रेगुलेट करने पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज नाउ बिकम रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इंस्टेड ऑफ यूजीसी एंड AICTE एंड ऑल्सो NCTE जो कि टेक्निकल एजुकेशन, AICTE जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए और NCTE जो है टीचर एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ करता था। लेकिन अभी ये सारे तीनों जो है मेजर एक्सिस या फिर मेजर बॉडीज जो है हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया गया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ABC क्या है, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एंड मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे ABC के थ्रू क्या किया गया, अगर आप एक साल की भी अगर कोर्स करते हो ग्रेजुएशन का या फिर किसी भी बैचलर डिग्री को एक साल करके फिर ड्रॉप कर देते हो तो आपकी सर्टिफिकेट 1 ईयर की सर्टिफिकेशन को जो है क्रेडिट माना जाएगा। जितने भी क्रेडिट आपके अकाउंट में ABC अकाउंट में जितने भी आपने कोर्स को परस्यू किया उसमें जाके क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसी क्रेडिट को जब आप फिर फर्दर किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल करोगे तो उसी इंस्टीट्यूट को वो क्रेडिट जो है प्रीवियस इंस्टीट्यूट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू नो योर प्रीवियस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट्स भी यहाँ पे होंगे इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आप ले सकते हो एजुकेशन के टाइम। अगर आपकी कोई मुश्किल हुई या फिर इनकन्वीनियंस हुआ तो आप एक साल के लिए ड्रॉप करके फिर दूसरे साल से परस्यू कर सकते हो नेक्स्ट ईयर से। तो वो एक सुविधा अभी के टाइम पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ABC के थ्रू वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉलेज सिस्टम। तो यहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज में जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के थ्रू जो है अभी क्या है इंडियन लैंग्वेजेस और नॉलेज सिस्टम को जो है प्रमोट किया गया NEP के थ्रू। NEP के लिए अगर आप और एक स्पेशल क्लास चाहते हो सारी डिटेल स्टडी करना तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना मुझे। मैं इस NEP के ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UGC नेट एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको शेयर भी कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो इसको एक बार आप जो है ठीक से पढ़ लेना। एंड फॉर सच वीडियोस कीप वाचिंग UGC नेट इकोनॉमिक्स। थैंक यू।